हेलो एवरीवन, हमारे 40 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे 40 से आगे के क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 से, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, आस्क मिस्टर एक्स टू कीप द गुड्स विद हिम फॉर सेम टाइम। देखो सम टाइम्स के लिए क्या किया है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या कर दी, गुड्स सेल कर दी। बट क्या कहा है मिस्टर वाई ने कि मिस्टर एक्स तुम इस सामान को थोड़ी जब तक मुझे नहीं यूज़ करनी, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप इसे अपने पास ही रख लो, मैं थोड़े टाइम के बाद ले जाऊंगा। तो उस डिलीवरी को हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी तो तब होगी जब वो सामान को खरीदते ही ले जाएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी नहीं हुई है। यहाँ पर कैसी डिलीवरी हुई है, सिर्फ सिंबॉलिक डिलीवरी हुई है। क्योंकि सिंबल के बेस पर सिर्फ उसने क्या करती है, ये कह दिया कि भाई सामान तो मैंने खरीद लिया। ठीक है, कई बार हम क्या कहते हैं कि कोई हमारी फ्रेंड्स वगैरह है जो बिजनेस करते हैं और हमें ये लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, मैंने ये सामान खरीद लिया पर तू ऐसा कर, थोड़े टाइम के लिए अपने पास इसको रख ले, जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी मेरा यहाँ से आना होगा मैं इसको ले जाऊँगा। तो इस टाइप की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी। इसमें डिलीवरी एक्चुअल में नहीं होती बट डिलीवरी मान ली जाती है, तो उसे हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बाद है 42 क्वेश्चन, इफ़ नथिंग इज रिटन अबाउट द अकाउंटिंग अजम्पशन टू बी फॉलोड, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव बीन। अगर अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है, दे हैव बीन फॉलोड, दे हैव नॉट फॉलोड, दे आर फॉलोड फॉर सम एक्सटेंट, नन ऑफ दीज। अगर अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो ये माना जाता है कि उसने किसी भी अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं किया है, यानी कि कोई उसके अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं है। उसके बाद 43 क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट इज ए। तो हमारा कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये किसी पर्सन के नाम से जुड़ा होता है। अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नहीं नॉलेज है कि रियल अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल कौन सा और पर्सनल कौन सा है, तो हमने अकाउंट से रिलेटेड वीडियो बनाई है और वहाँ पर विद एग्जाम्पल आपको बताया है कि रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हमारा किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस और इनकम से। और ज़्यादा डीपली देखना चाहते हो तो आप अपने वीडियो में देख सकते हो विद एग्जांपल। उसके बाद है कैश अकाउंट इज ए। कैश अकाउंट कौन सा है हमारा, कैश अकाउंट क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। तो ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। बट अगर कैश की जगह बैंक अकाउंट आ जाए तो वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। क्योंकि बैंक से फिर क्या हो जाता है, उसका पर्सनल रिलेशन हो जाता है, वहाँ पर उसका नाम आ जाता है कंपनी का। तो बैंक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। बट कैश अकाउंट हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट। उसके बाद 45 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर हमारा क्या होगा, इसमें देखो हमारे तीन रूल, देखो हमारे तीनों अकाउंटों के अलग अलग क्या होते हैं, इनके अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। पर्सनल अकाउंट का हमारा क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्योंकि पर्सन ही हो सकता है क्या करने वाला, रिसीव करने वाला और कुछ देने वाला। रियल अकाउंट का हमारा क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट रिवेन्यू। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो रिवेन्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा। तो रिवेन्यू में से जो हमारी इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। उसके बाद है 47 क्वेश्चन, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो अगर हम सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस करते हैं
तो हमारी क्या बच जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर भी एक साइड हम क्या लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक साइड अगर हम सेल्स लिख देते हैं तो जो हमारा बैलेंस निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस तरह से भी इसको आप समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट्स को, तो रियल अकाउंट हमने पहले ही बताया था किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग ही क्या है, एसेट्स है। बाकी कैपिटल अकाउंट और श्याम हमारा ये कौन से हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और रेंट अकाउंट हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक ऑप्शंस को कवर करते हुए हमें चलना है। उसके बाद है 49 क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन अकाउंटिंग फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्राइस और डैश विच एवर इज लोअर। तो अगर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं हम तो किस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, इस अकाउंट को फॉलो करते हैं हम कि कॉस्ट प्राइस और उसका जो क्या है, रीजनेबल प्राइस, जो उनमें से कम होता है उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। इट मीन्स जो उसका प्राइस लगा है, कॉस्ट प्राइस और जो उसका होना चाहिए, उन दोनों में से जो कम होगा उसी को हम लेकर चलेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है, तो देखो अगर यहाँ पे सैलरी होता ओनली तो वो हमारा कौन सा हो जाता, नॉमिनल अकाउंट हो जाता। बट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये किसी पर्सन्स के साथ जुड़ जाती है, तो ये इसीलिए ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाता है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के जरूर पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। तो सैलरी अकाउंट हमारा कौन सा है, नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड भी हमारा कौन सा है, नॉमिनल। और कमीशन रिसीव्ड भी हमारा कौन सा है, नॉमिनल। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कौन सा है, पर्सनल। उसके बाद है 51 क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टेलीविजन एटसेट्रा। ही परचेज 2 एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल इन शोरूम। In the books of X, the cost to air conditioner will be debited to। तो किस में डेबिट की जाएगी, क्यों, क्योंकि इसी चीज़ का उसका बिजनेस कर रहा है। वो पर्सनल यूज़ के लिए अगर परचेज करता है तो ड्राइंग आएगा, बट पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, एज ए बिजनेस पर्पज़ है, तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, तो वो उसकी क्या आ जाएंगी, परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने वो गुड्स परचेज की हैं। उसके बाद है 52 क्वेश्चन, ए ट्रेडर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट एज रेट 1,50,000, इट इज़ एन। तो ये क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, इवेंट को ही हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा इवेंट का एग्जाम्पल है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो उसका इवेंट्स का जो लास्ट में रिजल्ट्स निकल के आता है वो हमारी क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होगी। उसके बाद फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू। देखो जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। तो ये हमारा तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ड्यूल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल कहता है। क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि इतना ही हमारा डेबिट होता है उतना ही क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग हो गया कि जिस ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में कर सकते हो कन्वर्ट, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आप क्या करते हो, वैल्यू को रिकॉर्ड करते हो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई मैच करके चलते हैं हम। ठीक है, किसको, एक्सपेंसेस और इनकम्स को। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स एट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट है उनकी वैल्यूज़ क्या लिखी जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट। इट मीन्स जो हमने उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी के बेस पर उसकी वैल्यूएशन की जाती है, जो हमने वहाँ उस टाइम परचेज करते टाइम क्या की थी, उसको पे की थी। उसके बाद है 55 क्वेश्चन, द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर विद दैट ऑफ अनदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन डैश कॉन्सेप्ट इज फॉलो। इसमें क्या कहते हैं कि एक
ईयर के डाटा को दूसरे के साथ हम कम कंपैरिजन कर सकते हैं जब हम किस प्रिंसिपल को या किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो कंसिस्टेंसी अगर हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तभी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बार बार हमें जो मेथड्स हैं, जो हमारे मेथड्स अजम्पशंस हैं, उनको बार बार हमें क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना। अगर बार बार हम चेंज करेंगे अपने मेथड्स को तो उससे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक ही को यूज़ कर रहे हैं तभी हम आपस में डाटा का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद है 56 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस को किस स्टेज पर कैलकुलेट किया जाता है? तो देखो, रिकॉर्डिंग के टाइम तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग के टाइम उनकी लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। और क्लासीफाई के टाइम उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन समराइजिंग में जब हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं तब हम उसकी क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का कौन सा नहीं है? तो देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, की ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक में रिकॉर्ड करना ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी, कहीं कोई रह ना जाए। तो ये तो हो गया। उसके बाद असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। असरटेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटी, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि टैक्स के डिस्प्यूट को टैक्स अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग बनाते हैं। तो उसके बाद है हमारा 58 क्वेश्चन, एन एसेट्स वाज परचेज्ड फॉर रेट 10 lakh with the down payment of 2 lakh and bill expected 8 lakh. What should be the effect on the total assets and total liability in the balance sheet? तो इससे हमारी क्या होगी, देखो एसेट्स परचेज की है 10 लाख की और डाउन पेमेंट कितनी है 2 लाख की, बिल्स एक्सपेक्टेड 8 लाख के। तो इससे हमारी जो एसेट्स हैं वो कितने की इंक्रीज होगी? तो देखो, इसमें कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसेट्स हमारी कितनी आनी चाहिए, 10 लाख की आनी चाहिए। यही मानते हैं कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, तो क्या क्या होगी हमारी, बिल्स पेबल और टू कैश, यही एंट्री होगी। तो 10 लाख यहाँ पे आएगा और 8 यहाँ पे और 2 कैश में। तो इससे क्या होगा, हमारी जो 10 है उसमें से एसेट्स, क्योंकि कैश भी हमारा किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है, तो कितना रह जाएगा एसेट्स का, जो लास्ट में बैलेंस शीट पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एसेट्स हमारी कितने की इंक्रीज हो जाएगी, 8 लाख की, और लाइबिलिटीज़ भी हमारी कितने रुपए की, सॉरी ये नहीं, डिक्रीज है यहाँ पे। तो एसेट्स इंक्रीज 8 लाख और लाइबिलिटीज इंक्रीज 8 लाख, यानी कि एसेट्स भी हमारी 8 लाख की बढ़ जाएंगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कितने की बढ़ जाएंगी, 8 लाख की बढ़ जाएंगी। उसके बाद है 59 क्वेश्चन, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये हमने पहले ही बताया था, ये हमारा किस से रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। इन तीनों के आप जो रूल्स हैं वो ज़रूर याद कर लेना विद एग्जाम्पल। उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमें जो प्रॉफिट हैं उनको लेकर चलना है, उनको लेकर नहीं चलना, बट लॉसेस को क्या करना है, सभी को कंसीडर करते हुए चलना है। जो हमारा ये फर्स्ट दी हुई है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये ड्यूल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एट एक्यूरल कॉन्सेप्ट, तो ट्रांजेक्शन्स को एक्यूरल बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट का देख लेते हैं एक बार, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रिवेन्यू ऑफ द पीरियड। एक्सपेंसेस को हमें रिवेन्यू के साथ मैच करना है, तो ये तो आएगा नहीं, तो मैं इसका कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट
क्यों? क्योंकि यही कहता है कि भाई अपने प्रॉफिट्स को आप ध्यान में मत रखना, लेकिन लॉसेस को ज़रूर ध्यान में रख कर चलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई क्वेरी है या फिर कोई अदर टॉपिक्स में कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई हमारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि मैम आप आंसर्स देखो, मैंने बहुत कोशिश की है कि आंसर्स आपको ना दिखे, लेकिन पहले मैंने इनको क्या कर लिया था, पहले ही जब प्रैक्टिस थी उस टाइम पे इसको सेलेक्ट कर लिया था, तो उसके बाद दोबारा ये नहीं हट पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश की गई है ताकि आपको कम दिखे। तो आप अपना क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शंस को देखा करो कि भाई आंसर क्या होना चाहिए। आंसर ऑप्शंस मत देखा करो, क्योंकि ऑप्शन से क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। आपके माइंड में जो फर्स्टली जो क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा 100% वो आंसर सही होता है, लेकिन ऑप्शंस देखने के बाद अगर आंसर चेंज हो रहा है तो वो 99% रॉन्ग हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।